हेलो लर्नर्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज से। आज हम अपने व्याख्यान के द्वितीय भाग में मिले हैं। लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स पार्ट 2, उत्तम संबंधों के लिए प्रभावी संचार भाग 2। पिछले व्याख्यान में हमने बात की, हमने संचार के अर्थ को जाना था, संचार का प्रकार हमने जाना, वाचिक और गैर वाचिक संचार हमने जाना, प्रभावी संचार का अर्थ हमने सीखा, प्रभावी संचार के 7 C's हमने जाने, 3M हमने जाना, बेहतर श्रोता बनने के तरीकों को सीखा, भावनाओं को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके सीखे। अब लर्नर्स, आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे सुनने की कला का ज्ञान और भावनाओं का सही प्रयोग और प्रभावी संवाद के द्वारा तनाव कम करने का महत्व, सहानुभूति और करुणा का योगदान, रिश्तों में संचार सुधारने की तकनीकें, प्रभावी संचार में सांस्कृतिक अंतर के प्रभाव और अंत में हम जानेंगे प्रभावी संचार के लाभ। लर्नर्स, हमारे लिए आज 21वीं सदी में कार्यस्थल में इन कौशलों को जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि जिस तरह से आज 21वीं सदी में सभी लोग एक दौड़ में भाग रहे हैं, तो ऐसे में आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। किस तरीके से आप प्रभावी तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लर्नर्स, सुनना जो होता है, सुनना एक अनदेखी कला है और जिसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पूरी तरह से ध्यान दें, किसी भी बात पर आप सहानुभूति दिखाएं, यानी दूसरे के नजरिए को समझें, सवाल पूछें और अशाब्दिक संकेतों को समझें। लर्नर्स, अब बात करते हैं कि भावनाओं को व्यक्त करना क्यों जरूरी है। लर्नर्स, जब भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से व्यक्त करें, ईमानदार होकर स्पष्ट रूप से बात करें और कभी भी अपनी भावनाओं को जल्दी या गलत समय पर व्यक्त ना करें। कई बार क्या होता है, हम किसी प्रोजेक्ट पे मिलके काम कर रहे होते हैं और हमारे बॉस किसी बात पे हमसे गुस्सा हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपनी राय उनके प्रति नकारात्मक बना लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कार्यस्थल पे जब भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें बहुत जल्दी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना है और हमेशा गलत समय पर गलत निर्णय लेने से बचना है और हमेशा सोच समझकर ध्यान से प्रभावी संचार के माध्यम से अपनी बात को प्रभावी तरीके से दूसरे तक पहुंचाना है। अब बात करते हैं प्रभावी संचार के तरीकों की, किस तरह से हम अपने संचार को प्रभावी बना सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है कि ध्यान से सुनना। जब भी किसी मीटिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप या किसी लेक्चर को आप सुनते हैं तो आप वक्ता की बात को बहुत ध्यान से सुने कि वक्ता किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या किस तरफ वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और आपके लिए आवश्यक है कि आप दूसरे की बात को पूरी तरीके से सुने और उसकी आलोचना करने के बजाय उसको अपनी बात पूरी करने दें और जब उसकी बात पूरी हो जाती है तो अपनी राय दें, लेकिन हमेशा आलोचना से बचें। और जब भी आप अपनी राय व्यक्त करें तो हमेशा आप ये कहें कि मुझे ऐसा लगता है, ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है। ये क्या है, आपके शब्दों का हेर फेर है, लेकिन इन शब्दों का हेर फेर आपके कार्यस्थल के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप किस तरीके से अच्छे तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भावनाओं को संयम से व्यक्त करना सीखें। जब भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो धैर्य के साथ ही उन्हें व्यक्त करें और हमेशा सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। आप किसी काम को कर रहे हैं या आप किसी मीटिंग में हैं और तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप कितना अटेंटिवली उस बात को सुन रहे हैं। यदि आप से किसी बारे में बात की जा रही है और आप इधर उधर ऐसी देख रहे हैं तो उससे क्या होता है, हर किसी को पता लग जाता है कि आपका ध्यान वहाँ है या नहीं है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो बता देती है कि आप कितने सकारात्मक है, कितने पॉजिटिव इस चीज़ के लिए हैं। और हमेशा किसी भी कार्य के लिए अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। आइए अब संचार में उत्पन्न तनाव का कुशल प्रबंधन करना सीखते हैं। इसके लिए आवश्यक है हमेशा शांत रहें, समस्या का समाधान करें और समाधान को खोजें और दूसरे को माफ़ करना सीखें। जब भी हम किसी समस्या पे उलझते हैं तो हमें क्या होता है कि हम किसी बात का दोषारोपण अब दूसरे के सर पे करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा क्या है, अगर कोई समस्या आई है और आपने टीम वर्क किया है तो आप उस समस्या का मिलकर समाधान करें। और क्या होता है कि जब आप अकेले किसी चीज़ का समाधान करते हैं तो वो संभव नहीं है, पर जब बहुत सारे मस्तिष्क एक साथ मिलकर किसी
विषय पर कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारे समाधान निकल कर सामने आते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से आप उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। और आपके लिए आवश्यक है कि आप हमेशा दूसरे को माफ़ करना सीखें। अगर टीम में किसी से गलती हो भी जाती है तो भी आपके लिए आवश्यक क्या है कि आप उसे माफ़ करना सीखें। अब बात करते हैं सहानुभूति और करुणा के योगदान की। सहानुभूति और करुणा का योगदान हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें दूसरे की भावनाओं को समझना है और स्वयं की गलतियों को स्वीकार करना है और दूसरे की गलतियों पर उन्हें माफ़ करना है। क्योंकि जब तक हम दूसरे को उसकी गलतियों पर माफ़ नहीं करेंगे और स्वयं की गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी मिल करके काम नहीं कर सकते हैं। और बुरे समय में हमें अपने साथी का साथ देना है। लर्नर्स, जब भी हम एक किसी कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं तो कई सारे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी किसी के जीवन में अच्छा समय आता है तो कभी किसी के जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन हमेशा बुरे समय में दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना है। कई बार आपको किसी का काम करना पड़ जाता है, किसी को अचानक किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उन्हें छुट्टी लेनी है, तो क्या है, आपको अगर उनका काम करने को मिल रहा है तो हमेशा उसको सकारात्मक तरीके से उस कार्य को करें और हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें। रिश्तों में संचार सुधारने की अब कुछ तकनीकों को हम सीखते हैं। रिश्तों में आज के समय में, आज 21वीं सदी में लर्नर्स क्या है, हम रोजगार के लिए बहुत दूर दूर जाके रहते हैं घर से। उससे क्या होता है कि हमारी अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने कार्यस्थल पर नियमित बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन रिश्तों को सुधारने के लिए हमें संचार के माध्यम से नियमित बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है। आप शारीरिक रूप से उनके साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, परंतु यदि आप नियमित रूप से बातचीत करेंगे तो आप अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकते हैं। गुणवत्तापूर्वक समय बिताएं। जब भी आपको संडे मिलता है या कोई अवकाश का दिन मिलता है, सैटरडे मिलता है, तो हमेशा अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। प्रशंसा और उपहार। प्रशंसा किसे पसंद नहीं होती, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। तो जब भी अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है आपकी टीम में से, तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसे कुछ उपहार देना चाहिए। और कार्यस्थल पे क्या होता है, कई बार बहुत मोनोटोनस सिचुएशन हो जाती है, तो हमेशा बीच बीच में अगर आप हास्य का प्रयोग करेंगे तो आपके कार्यस्थल का माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा, बहुत जीवंत बना रहेगा। अब बात करते हैं प्रभावी संचार में सांस्कृतिक अंतर के प्रभाव की। संचार शैली। संचार शैली से हम क्या समझते हैं कि जो, जैसे मैंने बताया था, कोई व्यक्ति हरियाणा से आ रहा है, कोई व्यक्ति यूपी से आ रहा है, कोई व्यक्ति उत्तराखंड से आ रहा है, तो उन सब की बोलने की शैली क्या होती है, अलग अलग होती है। हर किसी राज्य में हरियाणा वाले क्या होते हैं, वो सीधी खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। उसी तरह यूपी वालों का बोलने का तरीका अलग है, उत्तराखंड वालों का बोलने का तरीका है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, वो अपने संचार शैली में कह रहा है, वो आपसे सही बात कह रहा है, लेकिन उसका बोलने का तरीका अगर हरियाणा वाले व्यक्ति बोलेगा तो खड़ी बोली बोलेगा और आपको वो बात बुरी लग जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, दूसरे व्यक्ति की संचार शैली का भी ध्यान में रखना है कि वो किस बैकग्राउंड से है। अशाब्दिक संकेत। और जो भी आप टीम में एक दूसरे के साथ अशाब्दिक संकेत करते हैं, उन अशाब्दिक संकेतों को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत स्थान। किस स्थान से व्यक्ति आया है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। और आपके लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। आपके व्यक्तित्व से, आपके कार्यों से आपकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। अच्छा प्रभावी संचार वह होता है जो विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि आपसी समझ को भी बढ़ाता है, रिश्तों को मजबूत करता है, टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है और एक दूसरे पर विश्वास को मजबूत बनाता है। प्रभावी संचार के लाभ की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, हमारे 80% रिश्ते बेहतर होते हैं। हम अपने रिश्तों को संचार के माध्यम से बहुत बेहतर बना सकते हैं। और 60% हमारे आपसी संघर्ष मिटते हैं, क्योंकि जब प्रभावी संचार होगा तो संघर्ष होगा ही नहीं। और 90% आपकी समझ बढ़ती है। आप एक दूसरे से अगर रेगुलर कम्युनिकेट करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका आपसी समझ अच्छी होगी और आपके जीवन में 100% जीवन में खुशी और सफलता मिलती है। अब बात करते हैं प्रभावी संचार की कुछ बाधाओं की, जैसे प्रेषक संबंधी बाधाएं। प्रेषक का बाह्य रूप, उसके बोलने का ढंग, भाषा, संदेश, माध्यम,
अभी मैंने आपको बताया था ना कि विभिन्न राज्यों के व्यक्ति जब आते हैं तो हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है। तो वही है, आपको हर व्यक्ति को उसके नज़रिए से देखना है कि कौन व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आया है। तो इस तरीके से आप उसके संदेश को, उसकी भाषा को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न नहीं होंगे। और किसी भी कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए ये आवश्यक है कि आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो आपके बीच में आपसी मतभेद बिल्कुल भी ना हो। लर्नर्स, एपिटेक्टस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मुझे इस संदर्भ में सही लगता है। वो कहते हैं कि वी हैव 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much we speak। हम 2 कान और एक मुंह लेकर पैदा हुए हैं ताकि हम 2 गुना सुने और आधा बोलें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम बोलना है, बल्कि आपको अपनी बात को प्रभावी ढंग से दूसरे से कहना है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत घुमा फिरा के अपनी बातों को कहते हैं और बहुत लंबा हम अपना कम्युनिकेशन जब करते हैं तो बहुत लंबा वाक्य बोलते हैं। उसके बजाय क्या है, आप प्रभावी तरीके से करें, कम शब्दों में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएं और हमेशा दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार रहें। तभी हम एक अच्छा प्रभावी संचार कर सकते हैं। अब लर्नर्स, आज के हमारे व्याख्यान के अधिगम निष्कर्ष की बात करते हैं। आज हमने सीखा प्रभावी संवाद में संघर्ष की भूमिका, सहानुभूति और करुणा के योगदान को हमने समझा, रिश्तों में संचार सुधारने की व्यवहारिक तकनीकों की पहचान हमने की, सांस्कृतिक विविधता के बीच प्रभावी संचार की तकनीकों को हमने जाना। साथ ही हमने बात करी प्रभावी संचार के व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक लाभों को हमने समझा। अगले व्याख्यान में लर्नर्स हम बात करेंगे बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स और व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंधों का निर्माण और उन्हें कायम रखना। धन्यवाद।